श्रद्धेय मृदुला शुक्ला जी, राजेंद्र यादव जी, प्रोफेसर तिवारी जी, मिंज मैडम, विभाग के सभी सदस्यगण और प्रिय छात्र छात्राओं, पहले तो स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं दे दूं कि आप लोग इस विश्वविद्यालय में हिंदी के पहले स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं। मुझे खुशी होती है कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी किसी एक विषय को ही नहीं जानने समझने वाले होते हैं, बल्कि वे अपने विषय के साथ कलाओं की बारीकियों को भी समझने वाले होते हैं। मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। मित्रों, आज हम एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं और अब कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। हमें यह सीख लेना चाहिए और हमने लगभग सीख लिया है। यह हमारी नैतिक ताकत और आत्मबल का ही प्रभाव है। हिंदी में छायावाद इसी आत्मबल का परिणाम है। मेरे जीवन की लघुतरणी आंखों के पानी में तर जा, मेरे उर का छिपा खजाना अहंकार का भाव पुराना, तप्त श्वेत बूंदों में भर जा, मेरे जीवन की लघुतरणी आंखों के पानी में तर जा। मैं यहाँ छायावादी कविता मुकुरधर पांडे के संबंध में कुछ बात रखूंगा। छायावाद क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और मुकुरधर पांडे का क्या योगदान रहा है, इस विषय पर बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा। स्वाभाविक है कि बहुत सी बातें छूटेंगी, क्योंकि छायावाद जैसी गंभीर और महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्ति को कम समय में समेटना संभव नहीं है। मेरी ओर से एक प्रयास भर होगी। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता के विकास इतिहास में छायावाद का सर्वोपरि स्थान है। यह आधुनिक हिंदी कविता का एक स्वर्णिम युग है। यह भक्ति आंदोलन के बाद का सबसे सशक्त काव्यांदोलन है, जहां काव्य कला और दर्शन का मणिकांचन योग है। जीवन, जगत और प्रकृति, इन तीनों के बीच जैसा समन्वय इस छायावादी कविता में दिखलाई पड़ता है, वह अद्भुत है। प्रारंभ में कुछ लोग इसकी प्रवृत्ति, इसकी शैली और शिल्प को लेकर आशंकित जरूर हुए और तरह तरह की बातें की गईं। कहा गया कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। और छायावादी कवियों के लिए कहा गया कि ये गूढ़ार्थ बिहारी हैं, ये कवि नहीं हैं, कवित्व हंता है। ये अनोखे अनोखे उपनामों की लांगुल लगाकर अनाप शनाप लिखते हैं। इतना ही नहीं, इस पर काव्यात्मक ढंग से भी प्रहार किए गए। छायावाद चलाया किसने है, किसकी यह माया? हिंदी भाषा में यह न्यारा शब्द कहां से आया? कविता जो ना समझ में आई, छपकर छायावादी बुद्धू मियां व्यंग करने के लिए हाय अब आदि। कोई पूछ नहीं रहा है क्या है छायावाद,
सांख्यिक मायावाद है या कोरा अपवाद। इस प्रकार की बातें कविता के माध्यम से कही गई, अपमान किया गया, उपहास किया गया। किसी ने इसे छोकरावाद कहा, किसी ने नौसिखियावाद कहा, किसी ने तोतलावाद कहा, किसी ने रावणवाद कहा, किसी ने उच्छृंखलवाद कहा। किंतु इतने उपहास और इतने व्यंग के बावजूद इसने अपने को स्थापित किया और साहित्य जगत में इसके काव्य वैभव को शीघ्र ही प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा समझा गया। अब यह निश्चित हो गया है कि आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद की स्थिति एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा जैसी है। ऐसा कहने का एक बड़ा कारण है कि इस युग के पूर्व और पश्चात की हिंदी कविता का विश्लेषण इसकी उपलब्धियों से ही किया जाता है। चाहे रीतिमुक्त काव्यधारा और द्विवेदी युग की बात हो, चाहे प्रगतिवादी और प्रयोगवादी साहित्य की बात, लेकिन इसके पूर्व और पश्चात की साहित्य और रचना धर्मिता का आकलन छायावादी कविता को आधार मानकर किया जाता है। यह इसकी प्राथमिकता और इसकी विशिष्टता का सबसे बड़ा प्रमाण है। खैर, ये तो प्राथमिक बातें थीं जिस ओर हमने संकेत किया। कालक्रम की दृष्टि से देखें तो छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की उस नवीन धारा का नाम है जो सन 1918 के आसपास द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के बीच, विशेष करके रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई। 1914 में मुकुटधर पांडे की एक रचना का प्रकाशन हुआ जिसमें नवीन चेतना विद्यमान है। यद्यपि 1914 से पूर्व भी उनकी ऐसी अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थीं जिसमें नवीनता की प्रवृत्ति, आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति विद्यमान थी, जो द्विवेदी युगीन रचना धर्मिता से कई अर्थों में भिन्न थी। 1914 में प्रकाशित उनकी एक रचना लता चमेली की टहनी अंतिम फूलों को धारे, 4 दिनों के और पाहुने हो तुम मेरे प्यारे। इसी समय मुकुटधर पांडे के अतिरिक्त और दूसरे रचनाकारों की रचनाएं भी छप रही थीं जो उन्हीं के उम्र के थे। ये सारे के सारे नवयुवक थे। बद्रीनाथ भट्ट की एक कविता जिसकी चर्चा आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत उत्साह के साथ उद्धृत करते हैं। बद्रीनाथ भट्ट की कविता, खिला है नया फूल उपवन में, सुखी हो रहे हैं सब तरुवर बोले हस्ती मन में, खिला है नया फूल उपवन में। ऐसी रचना धर्मिता प्रकृति को देखने समझने का यह नया ढंग द्विवेदी युग में नहीं दिखलाई पड़ रहा था। यह द्विवेदी युगीन रचना धर्मिता से बिल्कुल भिन्न प्रकार की भावनाओं से निर्मित कविताएं हैं। इन प्रारंभिक रचनाओं और रचनाकारों के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा कि ये कवि जीवन और जगत के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम और स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः मैथिली शरण गुप्त को
और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। ये आचार्य शुक्ल के विचार हैं। हम समझ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल कितने गंभीर आलोचक थे और उन्होंने मुकुटधर पांडे की रचनाओं की ओर उनका ध्यान क्यों गया, इस बात को और अधिक कहने की और समझाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मुकुटधर पांडे अंग्रेजी की रोमांटिक कविताओं को और विशेष करके रविंद्र की मिस्टिक कविताओं को बहुत गहरे रूप में ग्रहण किया था। उन्होंने उड़िया के राधानाथ राय जैसे रोमांटिसिज्म कवि की कविताओं का बहुत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और उनकी नवीनता को वो ग्रहण कर रहे थे। यह कोई अचानक आ जाने वाली भाव दशा नहीं है। छायावाद न केवल नूतन शैली का काव्य है, बल्कि वह एक व्यापक जीवन दृष्टि को लेकर चला है। इसका साहित्यिक योगदान तो है ही, देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों को भी इसने प्रभावित किया। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो छायावाद 2 विश्व युद्धों के बीच का समय ठहरता है, किंतु इसके पूर्व ही इसकी पृष्ठभूमि बन रही थी, जिसे नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने नकारा है इसे, कुछ लोगों ने इस प्रकार की तरह तरह की बातें की हैं, परंतु उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें जाने की आवश्यकता है। दरअसल तत्कालीन समय में जहां भारतीय संस्कृति और दर्शन पाश्चात्य विचारधाराओं से प्रभावित हो रही थी, वहीं साम्राज्यवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोह की प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही थी। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? एक ओर राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के कर्म का और विवेकानंद के ज्ञान और रविंद्रनाथ की मानवतावादी दृष्टि का प्रचार हो रहा था, तो दूसरी ओर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की किरणें भारतीय जनमानस में प्रवेश कर रही थी। यानी यह समय पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक समन्वय का समय था। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के विशेष करके विज्ञान का प्रभाव पड़ रहा था। ये रचनाकार इन प्रभावों से अलग नहीं थे, बहुत गहरे रूप से और बहुत उत्सुकता के साथ उन भावनाओं को, विचारों को ग्रहण कर रहे थे। स्पष्ट है कि एक तरफ सांस्कृतिक नवजागरण की चेतना से छायावाद पल्लवित पुष्पित हो रहा था, तो दूसरी ओर पश्चिम की स्वच्छंदतावादी दृष्टि से उसकी चेतना का विस्तार भी हो रहा था। इन सब के परिणाम स्वरूप अब साहित्य में प्रेम, सौंदर्य, करुणा, वेदना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और मानवतावादी दृष्टि का विकास हो रहा था और इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार भी किया जाने लगा था। देख अतुल सौंदर्य तुम्हारा, मुग्ध हुआ मन मेरा, जिसने तुम्हें रचा है वह कैसा होगा चारुचि तेरा। उसे देखने की इच्छा प्रबल हो उठी मन में, फिरा खोज में रूप राशि की मैं निस दिन वन वन में। राम नरेश त्रिपाठी की रचना। देख अतुल सौंदर्य तुम्हारा, मुग्ध हुआ मन मेरा। मानवतावादी दृष्टि को हमें यहीं पर समझने चाहिए। यह छायावाद की प्रारंभिक रचना है, छायावाद के प्रारंभिक काल की रचना है। इसी समय मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, बद्रीनाथ भट्ट, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रूप नारायण पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनकी रचनाओं में भी इसी प्रकार के भाव दर्शन होते हैं, किंतु इनमें सबसे अधिक नवीन चेतना और प्रगीतात्मकता की प्रवृत्ति रही तो वो थे मुकुटधर पांडे।
ये पांडे जी के प्रति मेरा कोई अतिरिक्त लोभ लाभ नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है, यह इतिहास का कड़वा सच है। हम इस ओर एकदम से आंख मूंदे हुए हैं। जैसा कि हमने पीछे संकेत किया कि मुकुटधर पांडे प्रकृति के सचेतन रूप के साथ मानव के लौकिक जीवन का चित्रण किया है और स्वच्छंदता का परिचय दिया है। यद्यपि छायावाद का भावोदय द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में ही हो गया था। उत्तरार्ध से मेरा तात्पर्य है कि द्विवेदी युग के प्रथम दशक के अंतिम समय, यानी कि 1910 के पहले। द्विवेदी युग को हम 20 साल का मानते हैं, 1900 से लेकर 1920 तक। दो दशकों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो 1909-10 के आसपास या 11, अधिक से अधिक आप 11-12 तक ले जा सकते हैं, इससे और ज़्यादा नहीं। तो 1910-11 के आसपास एक नई चेतना का उद्भव हो रहा था, किंतु इसका नामकरण 1920 में मुकुटधर पांडे ने किया। और वह किस रूप में? भाषा क्या वह छायावाद है न कहीं उसका अनुवाद। यह नामकरण भी है और छायावाद की परिभाषा भी है न कहीं उसका अनुवाद। उसे अनुवाद नहीं किया जा सकता। भाषा क्या वह छायावाद है न कहीं उसका अनुवाद। हितकारिणी पत्रिका के मार्च 1920 के अंक में प्रकाशित यह चरण प्रसाद नामक कविता, इस कविता में उन्होंने छायावाद के कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर इशारा किया है, जिसे बाद में उन्होंने विस्तार दिया और कहा कि यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है। उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। यह उड़ता हुआ सा जान पड़ता है, इसके भाव उड़ते हुए से जान पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई भूत भंग व्यक्ति साधना में रत हो, वह ट्रांस में आ गया हो। मुकुटधर जी सचमुच में एक प्रगतिशील रचनाकार थे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की जो मिस्टिक कविताएं लिखी जा रही थीं बंगला में, और अंग्रेजी में जिस प्रकार की रोमांटिक कविताएं लिखी जा रही थीं, बंगला में उसको मिस्टिक कविता कह रहे थे। इसलिए उन्होंने हिंदी में छायावाद नामक निबंध में साफ साफ लिख दिया कि जो लोग रोमांटिक कविताओं से परिचित होंगे और जो बंगला के मिस्टिक कविताओं से परिचित होंगे, वो तो सुनते ही समझ जाएंगे कि छायावाद है क्या। लेकिन जो केवल और केवल हिंदी जानने वाले लोग हैं, उनके लिए छायावाद एक प्रकार का हौवा है, और है भी हौवा। उन्होंने इस बात को, ये उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने काव्य में उन आत्मगत भावनाओं को स्थान दिया जो द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों से पर्याप्त भिन्न थी। नवीन कोटि की अभिव्यंजना प्रणाली के साथ साथ भावात्मक एकता और परोक्ष सत्ता के प्रति समर्पण भाव उनके काव्य की विशेषता है। मुकुटधर जी ने न केवल छायावाद का नामकरण किया, बल्कि उसे पहली बार व्याख्यायित और परिभाषित भी किया। श्री शारदा के 1920 के अंक में प्रकाशित हिंदी में छायावाद उनका ऐतिहासिक लेख है, जिसमें छायावाद के स्वरूप लक्षण की चर्चा की, उसके गुण दोष की बारे में बताया, विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और बहुत गंभीरतापूर्वक अपने युग के लोगों को समझाइश भी दी। वे बड़े सज्जन व्यक्ति थे। वे लोभ लाभ में कभी नहीं पड़े। प्रसाद जी के यह कहने पर भी कि आप छायावाद के पहले कवि हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, मुकुटधर जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो आपका अनुकरण मात्र किया है। आज हम और आप होते तो कहते कि मुझे तो प्रसाद जी ने छायावाद का प्रवर्तक मान लिया है
और मैं पूरे दुनिया में यही ढिंढोरा पीटता रहा था कि छायावाद का प्रवर्तक मैं हूँ, लेकिन कभी भी न मौखिक रूप से न लिखित रूप से कभी भी उन्होंने छायावाद के प्रवर्तक होने का श्रेय अपने आप को नहीं दिया, बल्कि प्रसाद जी को देते रहे। यह उनका बड़प्पन था। वे ऋषि तुल्य व्यक्ति थे। उन्होंने छायावाद को परिभाषित करते हुए यह कहा उस लेख में कि छायावाद एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। उसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य बहुत कम रहता है। इस प्रकार उन्होंने छायावाद को रहस्यवादिता की एक प्रवृत्ति देखी छायावाद में। मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं, कहीं इस एक भ्रम तो उत्पन्न नहीं हो गया हिंदी साहित्य में आलोचकों के बीच कि छायावाद रहस्यवाद है। संभवतः इसीलिए आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद शब्द को के प्रयोग को दो अर्थों में समझने की बात कही। पहला रहस्यवाद के संदर्भ में और दूसरा काव्य शैली के संदर्भ में। खैर, ये तो इतिहास की बातें हैं और इस पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि आचार्य शुक्ल मुकुटधर पांडे की विचारधारा और उस समय की रचनाकारों की विचारधाराओं को बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहे थे और बहुत दूर से होकर भी बहुत नज़दीक से ग्रहण कर रहे थे और उन्हीं के आधार पर वे अपनी बात रख रहे थे। एक अर्थ में आचार्य शुक्ल ठीक थे कि इस पर बंगला का प्रभाव है। बहुत से आलोचक बंगला का प्रभाव नहीं मानते, जबकि आप पूरी रचना यात्रा मुकुटधर पांडे की देखिए तो उसमें बंगला का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि प्रसाद जी तो बंगला जानते नहीं थे, उन पर कैसे बंगला का प्रभाव हो सकता है। मैं कहता हूँ पंत जी ने अपने कई संस्मरणों में और किताबों में रविंद्रनाथ का प्रभाव स्वीकार किया है। उन्होंने रोमांटिक कवियों विशेष करके शैली की रचनाओं का प्रभाव स्वीकार किया है। निराला पर बंगला का प्रभाव प्रत्यक्ष है। वे बंगला जानते भी थे, रविंद्र के बहुत नज़दीक भी थे। कल्पना कीजिए, जब 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तो भारतीय साहित्य क्या, विश्व साहित्य की नजरें रविंद्रनाथ पर और गीतांजलि पर पड़ी। स्वाभाविक है, गीतांजलि की जो गंभीरता थी, गीतांजलि में जो रहस्यवादिता छिपी हुई थी, गीतांजलि में जो मानवतावाद का चित्रण था, उसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। तो प्रसाद कैसे उस मानवतावादी चिंतन धारा से पृथक रह सकते? इस बात को मैं तो स्वीकार नहीं करता। यह ठीक है कि प्रसाद बंगला नहीं जानते थे, लेकिन दूसरी रचनाओं के माध्यम से प्रसाद तो बड़े विद्वान और गंभीर चिंतक थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे और एक बड़े चिंतक थे। इन प्रवृत्तियों से पृथक कैसे रह सकते थे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरे कहने का मतलब है कि प्रसाद पर भी रविंद्र का और विशेष करके रहस्यवादी रचनाओं का और मानवतावादी दृष्टि का प्रभाव पड़ा। ये केवल कविताओं में नहीं, उनके नाटकों में और दूसरी कृतियों में भी आप देख सकते हैं। यह अलग बात है कि जो बड़ा रचनाकार होता है वह उन बातों को अपने ढंग से कहता है। यह ठीक है कि मुकुटधर जी ने छायावाद को रहस्यवाद के निकट माना, किंतु उसमें कवि दृष्टि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। यानी वस्तुन्मुखी यथार्थ की अपेक्षा कवि दृष्टि से प्राप्त किए गए सत्य को अधिक प्रमाणित मानकर काव्य में उसे अभिव्यक्ति प्रदान करने की बात उन्होंने कही। ध्यान रखना चाहिए कि यह आत्मपरकता छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियों में से एक प्रमुख प्रवृत्ति है। मुकुटधर जी ने यह भी स्वीकार किया है कि छायावाद यथार्थ भूमि
पर विचरण करने की अपेक्षा मनोजगत के कल्पना क्षेत्र में अधिक विहार करने वाला काव्य है। वह मनोजगत पर विहार करती है वह कविता। उनकी इन धारणाओं का प्रभाव बाद के आलोचकों पर पड़ा। प्रसाद जी ने भी छायावाद पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। उनका कहना है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर है। वह अपने भीतर से मोती के पानी की तरह कांतिमय होती है। प्रसाद जी ने वेदना की विवृत्ति और स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को छाया की प्रवृत्ति माना, जबकि आचार्य शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में माना, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। एक रहस्यवाद के संदर्भ में, जहां कवि अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्र में, भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के बड़े आलोचक हैं और पहले आलोचक हैं जिन्होंने छायावाद को प्रतिष्ठित किया। यदि आलोचक ना होते तो छायावाद को इतनी प्रतिष्ठा ना मिलती। उनमें वाजपेयी जी प्रमुख हैं। उन्होंने इसमें आध्यात्मिक छाया का भान माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम कहा। डॉक्टर नगेन इसे स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं, तो रामविलास शर्मा सूक्ष्म के स्थूल के विरुद्ध विद्रोह ना मानकर उसे मानवतावादी धारा से जोड़ते हैं। नामवर सिंह जी भी इस पर विचार करते हैं। उन्होंने इनसे भिन्न विचार व्यक्त किया, और भिन्न विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस प्रकार छायावाद को परिभाषित करने और उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास अनेक लोगों ने किया, किंतु हमारे विचार से इस दिशा में सबसे अधिक सफलता मिली प्रसाद जी को। मुकुरधर जी तो उसके प्रारंभिक स्वरूप की चर्चा कर ही चुके थे। जैसे कि अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि छायावाद के व्यास हैं वो, सचमुच में छायावाद के व्यास हैं। छायावाद की कुंडली बनाने वाले वे मुकुरधर पांडे ही हैं। वास्तविक अर्थ में छायावादी कविता सामूहिक अनुभूतियों से भिन्न निजी अनुभूतियों की कविता है। छायावादी कवियों ने कविताओं में अपने अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। जिन अनुभवों का संबंध उनके व्यक्तिगत जीवन से नहीं है, उन्हें भी उन्होंने अपने आंतर स्पर्श से वैयक्तिक बना दिया है। इसलिए छायावादी कविता में व्यक्त होने वाले अनुभव स्थूल और सपाट न होकर सूक्ष्म है। यह अनुभव छायावादी कवि की अंतर्मुखता और व्यक्तिवादिता की ओर संकेत करते हैं। छायावादी कविता में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, सामूहिकता और व्यक्तिवादिता के बीच बराबर द्वंद्व चलता रहा है। इस अर्थ में छायावाद रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति विद्रोह के साथ साथ परिवर्तन की कामना है, हम ऐसा कह सकते हैं। प्रसाद जी ने कामायनी में लिखा है, पुरातनता का यह निर्मोख सहन करती ना प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। पुरातनता का यह निर्मोख। दूसरी बात कि द्विवेदी युग की कविता और छायावादी कविता में एक बड़ा अंतर यह है कि द्विवेदी युग के कवियों की प्रवृत्ति बहिर्मुखी थी और
कविता के विषय कवि से बाहर थे, जबकि छायावादी कवि की प्रवृत्ति अंतर्मुखी थी और वे स्वयं कविता के विषय बन गए। ध्यान दीजिए, मैं वैयक्तिकता की बात कर रहा हूं, आत्माभिव्यक्ति की बात कर रहा हूं। छायावाद की प्रवृत्तियों में सबसे प्रमुख और सबसे पहली प्रवृत्ति है आत्माभिव्यक्ति या वैयक्तिकता की प्रवृत्ति। जैसे निराला ने कहा, मैंने मैं शैली अपनाई। द्विवेदी युगीन कविता विषय प्रधान थी, जबकि छायावादी कविता विषयी प्रधान। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके फलस्वरूप छायावादी कविता में एक प्रकार का विषय संकोच आ गया और उनकी व्यक्तिगत अनुभूति उनके विषय बन गए। प्रसाद जी ने आंसू में कहा कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, तो निराला ने सरोज स्मृति में, पंत की ग्रंथि में, उच्छ्वास में, आंसू में, महादेवी के अधिकांश गीतों में उनके जीवन के व्यक्तिगत प्रसंगों और तथ्यों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। सरोज स्मृति में निराला ने लिखा, उसकी कुछ पंक्ति है, तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। मित्रों, छायावाद की एक उपलब्धि यह भी है कि यहां व्यष्टि और समष्टि का समन्वय है। इस काव्य धारा ने व्यक्ति स्वातंत्र्य को प्रेरित किया और विश्वबोध का परिचय दिया। निराला ने मैंने मैं शैली अपनाई कहकर समुचे युग की पीड़ा को अपनी पीड़ा माना, तो प्रसाद जी ने आंसू में चुन चुन रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं कहकर वैयक्तिक पीड़ा को विश्व वेदना के रूप में ही परिणत कर दिया। यह अलग बात है कि हम इन वैयक्तिक भावनाओं को बाद में कई बार पलायनवाद से जोड़ लिया। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे गंभीर चिंतन करने वाले कवि क्या कभी समाज की समस्याओं का चित्रण करने वाला व्यक्ति समाज से भाग जाएगा? यह पलायनवाद नहीं है, छायावाद कोई पलायनवाद नहीं है। हम इस बात से अवगत हैं कि छायावादी कविता का प्रकृति से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। प्रकृति इन कवियों के देश प्रेम और व्यक्ति स्वातंत्र्य की आकांक्षा की पूरक रही है। इन्होंने प्रकृति को सर्वसुंदरी कहा है। यदि यह कहें कि प्रकृति ही छायावादी काव्य सौंदर्य की मूल आधार है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इन छायावादी कवियों ने अपनी श्रृंगार भावना की परोक्ष अभिव्यक्ति प्रकृति के रूप व्यापारों पर आरोप करके ही की है। ये प्रकृति के विभिन्न पदार्थों का नारी पुरुष के रूप में मानवीकरण करके और उसके माध्यम से प्रेम भावना का उन्मुक्त चित्रण करके अपनी बातों को संप्रेषित किया, अभिव्यक्ति दिया। ऐसे चित्र छायावादी कविता में बहुत हैं। निराला ने जूही की कली में ऐसा ही किया है। जूही की कली कमल कोमल तरु तरणी है और विरह विधुर प्रवासी मलयानील उसका प्रेमी है, पति है। मलयानील उसके साथ सहयोग के दिनों को याद करके जिस समय उसके पास पहुंचा, उस समय वह सो रही थी, इसलिए वह प्रिय के आगमन को नहीं जान सकी।
इस पर मलयानील का वो संदर्भ देखिए कि निर्णय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। छायावादी कवियों की रति की एक दिशा आत्मा परमात्मा विषयक भी है। इस दिशा को उनकी काम भावना की परोक्ष अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। यद्यपि इस समय समाज में उतना खुलापन नहीं था, एक पर्दा प्रथा बराबर विद्यमान थी, लेकिन कवि अपनी बातों को प्रकृति के माध्यम से कह देते थे। प्रेम विषयक यह भाव सभी छायावादी कवियों में कमोबेश देखा जा सकता है। प्रेम का यह संबंध कहीं आत्मा परमात्मा के बीच सीधे या किसी अन्य संबंध के रूप में किया गया, तो कहीं अमूर्त चित्रण के रूप में। महादेवी के गीतों में आत्मा परमात्मा के बीच प्रेम का संबंध है। महादेवी वर्मा की एक रचना देखिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी 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 जी। महादेवी वर्मा की मैं चर्चा कर रहा था। महादेवी वर्मा की एक रचना देखिए जिसमें प्रेम संबंध की चर्चा है, प्रेम आत्मा परमात्मा के बीच प्रेम संबंध की चर्चा है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, तारक में छवि प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति, लघु उर में पलकों की संस्कृति, भर लाई हूं तेरी चंचल और करूं जग में संचय क्या। तेरा मुख सहास अरुणोदय, परछाई रजनी विषाद में, यह जागृति वह नींद स्वप्न में, खेल खेल थक थक सोने दो, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या है, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। प्रकृति का उन्मुक्त चित्रण यद्यपि प्रसाद के यहाँ उस रूप में नहीं हुआ है जिस रूप में मैंने अभी महादेवी वर्मा की एक रचना का उदाहरण दिया, या पंत की रचनाओं में जिस प्रकार का प्रकृति चित्रण हम देख पाते हैं उस प्रकार के प्रकृति चित्रण मुकुटधर पांडे की रचनाओं में नहीं है, किंतु उनमें अज्ञात सत्ता के प्रति आत्मीयता और भावात्मकता की अभिव्यक्ति बढ़ चढ़कर है। इस बात को हमें स्वीकार करनी चाहिए। मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपादानों को बालिका या सखी या सहचरी के रूप में चित्रित करते हैं और ऐसा मानते हैं। प्रकृति उनके लिए सहचरी है, बालिका है, सखी है। यही बात हम पंत की रचनाओं में देख सकते हैं। उन्होंने भी प्रकृति को सहचरी, बालिका, सखी के रूप में चित्रित किया है। मुकुटधर के यहाँ प्रकृति के रहस्यमय संकेतों का ग्रहण बहुत आत्मीय भाव के साथ चित्रात्मक भाषा में हुआ है। इस संदर्भ में उनकी कुर्री के प्रति रचना बहुत महत्वपूर्ण है। कुर्री के प्रति, जिसको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी छायावाद की पहली कविता मानते हैं। बता मुझे ऐ विहग विदेशी, अपने जी की बात, पिछड़ा था तू कहाँ, आ रहा जो कर इतनी रात, शून्य गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल विलाप, बता व्यथा तुझे क्या है किसका परिताप। बता मुझे ऐ विहग विदेशी, अपने जी की बात, वहां कौन नक्षत्र बिंद करता आलोक प्रदान, गाती है तटिनी उस भू की, बता कौन सा गान। बता मुझे
ऐ बिहग विदेशी अपने जी की बात। एक ऋषि एक युग की रचना कर रहा है। यह कुर्री कहीं क्रौंच तो नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि क्रौंच की वेदना देखकर जिस प्रकार से तड़प उठे और उनको लगने लगा एक पल कि सारा विश्व, सारा संसार, संसार के सारे जीव थम गए हैं, सांसें बंद हो गई हैं, नदियां का बहना बंद हो गया है, झरनों का कलकल थम गया है। उनको जैसा लगने लगा उसी प्रकार इस विदेशी प्रवासी पक्षी की वेदना को सुनकर कवि आर्त पुकार करने लगा। वहां क्रौंच है और यहां कुर्री है। क्रौंच और कुर्री में ज्यादा भेद भी नहीं है। एक में क्रोध मिश्रित करुणा है तो दूसरे में करुणा मिश्रित वेदना है। तो ये बातें हैं और हमें इस बात को यहां स्वीकार करना चाहिए। मैं विशेष करके स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आप जिस महाविद्यालय में हैं, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोई सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है। वहाँ केवल साहित्य की पढ़ाई नहीं होती, वहाँ कलाएं सिखाई जाती हैं। वहाँ का विद्यार्थी कोई सामान्य विद्यार्थी नहीं है आपके यहाँ का। वह साहित्य के साथ साथ चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला सब सीखता है, एक जीवन को गढ़ता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि छायावादी कविता में जो श्रृंगार मूलक रहस्यवाद दिखलाई पड़ता है, उसमें यथार्थ का अनुभव कम है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने ठीक कहा है कि अज्ञात की जिज्ञासा ही का कुछ अर्थ होता है, उसकी लालसा या प्रेम का नहीं। भौतिक जगत की रूप योजना लेकर जिस प्रेम की व्यंजना होगी, वह भाव की दृष्टि से वास्तव में भौतिक जगत की उसी रूप योजना के प्रति होगा। वास्तविक यह है कि छायावादी कवियों की आत्मा परमात्मा विषयक दृष्टि मूलतः लौकिक है, अलौकिक नहीं है। उन्होंने जिस आध्यात्मिक संयोग वियोग को अपने काव्य में व्यक्त किया है, वह लौकिक संयोग वियोग ही है, अलौकिक संयोग वियोग नहीं है। प्रसाद जी ने उदात्तीकरण के उद्देश्य से अपने प्रिय का उसके साथ अनुभव किए गए संयोग के उल्लास और वियोग के अवसाद का इस रूप में चित्रण किया है कि वह लौकिक भी बना रहे और अलौकिक भी प्रतीत होने लगे। इस कारण वह विश्वसनीय बना रहता है। प्रसाद जी की इस प्रकार की रचनाओं में बौद्धिकता की अपेक्षा रागात्मकता की प्रवृत्ति है, लयात्मकता की प्रवृत्ति है। आप इस बात को जानते हैं कि छायावाद में प्रगीतात्मकता की प्रवृत्ति है। लहर में वे कहते हैं, निज पलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो, यह न कभी बन पाओगे। निज पलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आओगे। छायावादी कवि प्रभात के गायक हैं। उन्होंने प्रभात को जीवन का प्रथम चरण माना है। उनमें जिज्ञासा भी है और कुतूहलता भी है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। ऐसा कहकर पंत जहां कुतूहलता से भर जाते हैं, वहां मुकुटधर पांडे यह पूछ बैठते हैं कि उषे कहां आती सदा तू बात किसकी मान कर, किसने दिया यह रूप तुझको दिव्यतम क्या जान कर। तुझको कभी देखा नहीं संताप में या शोक में, किस वस्तु को सबसे अधिक तू चाहती है लोक में।
उसे यहाँ आती सदा तू बात किसकी मान कर। किसने दिया यह तरल भाव संपूर्ण तुझको त्याग का, किसने भरा तेरे हृदय में रंग यह अनुराग का, उसे यहाँ आती सदा तू बात किसकी मान कर। सीधे सहज और सरल शब्दों की यह अभिव्यक्ति द्विवेदी युगीन भावाभिव्यक्ति और प्रवृत्ति से कई अर्थों में भिन्न है। यहाँ स्वच्छंदता भी है और कुतूहलता भी, और शैली में एक नयापन भी है। छाया द्विवेदी युग में ऐसा नयापन आपको नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल क्यों मुकुटधर पांडे को बराबर नूतन धारा पर चलने वाले कवि माना। एक बात और कि छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण विशिष्ट क्यों है। विशिष्ट इस अर्थ में है कि उन्होंने प्राकृतिक रूप व्यापारों का वर्णन नहीं किया, बल्कि उनका चित्रण किया। प्रत्येक कवि ने अपने संस्कार और दृष्टि के अनुसार प्रकृति के उपादानों को चुना और उसमें अपने अपने अनुकूल स्वर खोजा। उन्होंने प्रकृति के स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के संश्लिष्ट चित्र अंकित किए। जहां तक मानवीकृत चित्रों की बात है तो इसमें उन्होंने विभिन्न भावदशाओं और सौंदर्य स्थितियों के मार्मिक बिंब उपस्थित किए। कामायनी का एक बिंब देखिए। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी थी। धरा बधू, धरा को ही बधू मान लिया गया। दूसरी बात कि छायावादी कविता में खड़ी बोली को एक नई सिद्धि प्राप्त हुई। आप इस बात से तो सहमत हैं कि वह खड़ी बोली का आंदोलन रहा और द्विवेदी जी ने इसको आगे बढ़ाया, जो छायावाद में आकर प्रसार पाया। यह तो हम सभी जानते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता की खड़ी बोली से छायावादी कविता की खड़ी बोली भिन्न है। द्विवेदी युग में जहां भाषा की व्याकरणगत शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया गया, जहां गद्य पद्य की भाषा पर की एकता की बात की गई, जहां भाषा की सरलता और स्पष्टता पर बल दिया गया, वहां छायावाद में भाषा के राग तत्व पर बात की गई, जोर दिया गया, उसकी चित्रात्मकता पर जोर दिया गया, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता पर बल दिया गया और उपचार वक्रता पर, क्योंकि भाषा सुधार तो हो चुका था। अब उस भाषा में राग और चित्र डालने की आवश्यकता थी, रंग रोगन करने की आवश्यकता थी, उसमें प्राण फूंकने की आवश्यकता थी। एक शरीर का ढांचा तैयार हो चुका था और वह कार्य छायावादी कवियों ने किया, छायावाद में हुआ। छायावादी कवियों ने अधिकांशतः संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया इसके लिए, और उनमें भी ध्वनि पर विशेष बल दिया, जिससे कविता में संगीतात्मकता की प्रवृत्ति आ गई, और यही छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता बनी। छायावादी कवि काव्य भाषा के लिए जितने सजग थे, यह गीतिका और पल्लव की भूमिकाओं में आप देख सकते हैं। इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक प्रतीकों की बात है छायावाद की, तो छायावादी कवियों ने परंपरागत और नवीन दोनों प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया, लेकिन परंपरागत प्रतीकों को भी उन्होंने एक नए रूप में प्रस्तुत किया। इनके प्रतीक प्रकृति से चुने गए, प्रकृति के क्रिया व्यापारों से चुने गए, प्रकृति के क्रिया व्यापारों को, दृश्यों को, पदार्थों को इन्होंने भरपूर प्रयोग किया, पदार्थों का। यही बात
अप्रस्तुत विधान और अलंकार के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं। जैसा कि पंत जी ने पल्लव की भूमिका में प्रवेश में लिखा। आप जानते हैं कि पल्लव का प्रवेश छायावाद का प्रवेश द्वार है। तो छायावाद को समझना है तो पल्लव की भूमिका पढ़िए। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो तोरण बाहर सजा हुआ होता है, प्रवेश करते हैं, तब हमारी जिज्ञासा जाग जाती है कि इस घर के भीतर की क्रिया दशाएं क्या होंगी, जरा चलकर देखें। तो छायावाद में प्रवेश करने के लिए पल्लव की भूमिका में आपको प्रवेश करने होंगे, जो प्रवेश ही नाम दे दिया उन्होंने भूमिका को। इसमें उन्होंने लिखा कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है अलंकार। कहना चाहूंगा कि अलंकार को यहां आवश्यक तो नहीं माना गया, केवल वाणी की सजावट के लिए आवश्यक माना। यह रीतिकालीन कवियों का मामला नहीं है कि उन्होंने जैसा कहा कि बिना अलंकार के कोई कविता ही नहीं हो सकती। अलंकार लाद देंगे तो जिस प्रकार से किसी स्त्री की स्वाभाविक सुंदरता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अधिक अलंकारों और उपमाओं के प्रयोग से कविता का सौंदर्य ही मिट जाता है। इस बात को छायावादी कवि अच्छी तरह से समझ रहे थे। यह ठीक है कि छायावादी कवि एक बड़ी सीमा तक कल्पना जीवी थे और कल्पना प्रधान काव्य में बिंबात्मकता का होना स्वाभाविक है, क्योंकि बिंब विधान का कल्पना से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। लेकिन यहां ध्यान रखना होगा कि बिंब विधान कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप हुआ करता है। जैसे व्यक्तित्व होगा, बिंब उसी प्रकार चुनेगा। कवि की स्वानुभूति, उसके संस्कार, उसके जीवन के अनुभव जिस प्रकार के होंगे, बिंब विधान भी उसी प्रकार का होगा। इस संदर्भ में हम एक दो उदाहरण ले सकते हैं। प्रसाद जी की एक रचना है कि नीरव निशिथ में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती। दूसरा उदाहरण जो बहुत प्रसिद्ध है पंत की, बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, है चिड़िया है चहक रही चिड़िया, टी टूट टूट। ध्वन्यर्थ व्यंजना देखिए, बिंब देखिए, चित्र देखिए। छायावादी कवियों को देश और समाज की भी चिंता थी, इस बात को मत भूलिए। वे कल्पना जीवी नहीं थे। उनको समाज की, देश की, राजनीति की चिंता थी। पंत प्रसाद निराला की रचनाएं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी ने तो अपने नाटकों में राष्ट्र का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ऐसा कहकर उन्होंने हजारों वर्षों का स्वर्णिम इतिहास अंकित कर दिया। तो निराला ने भारती जय विजय करे कहकर जनमानस में शक्ति का संचार किया। पंत ने भी भारत माता ग्राम वासिनी कहकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को ही प्रतिध्वनित किया। तो यह कहना गलत होगा कि छायावादी कवि पलायनवादी थे, ऐसा कहना एकदम गलत होगा। और उन्हें समाज की, राष्ट्र की चिंता नहीं थी, यह कहना भी गलत होगा। या यह कहें कि वे अपने चारों ओर की परिस्थितियों से परिचित नहीं थे और समाज और विश्व में जो मानवता का क्षरण हो रहा था, इससे वे दूर थे, ऐसा कहना भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन कवियों की रचनाएं तो देख लीजिए। निराला ने जहां यह कहा कि मां मुझे तू ले चल वहां, देखूंगा वह द्वार दिवस का पार, मूर्छित पड़ा हुआ है जहां वेदना का संसार, मां मुझे ले चल वहां। वहीं मुकुटधर पांडे ने कहा कि हे ईश्वर, हे दयावान, दे तू हमें दया का दान, दुखित जनों का कर उद्धार, मिटा दे वेदना का संसार। पंत ने भी पृथ्वी को मां से संबोधित किया और कहा
कि जब तू जग को मुक्ताहार देती है उपहार रूप मां, सुन चातक की आर्त पुकार, जगती का करने उपकार। तो ये एक पूरा संदर्भ है। इस संदर्भ में हम समस्त छायावादी कवियों को और मुकुटधर पांडे को रख कर देख सकते हैं। स्पष्ट है कि मुकुटधर पांडे का काव्य चिंतन, छायावादी कवियों का काव्य चिंतन बहुत गंभीर और द्विवेदी युगीन रचनाकारों से भिन्न है। मुकुटधर पांडे न सिर्फ नवीनता की बात करते हैं बल्कि स्वच्छंदता के साथ साथ राष्ट्रीयता की भी बात करते हैं, और यह बात सारे छायावादी कवियों के संदर्भ में हम जान समझ सकते हैं। मुकुटधर पांडे तो ये साफ साफ कहते थे कि छायावाद की कविता अभी उतनी अस्पष्ट और संशयात्मक ना हो जो हमारी धारणा शक्ति की पहुंच से दूर जा पड़े। ऐसा ना हो। कुल मिलाकर छायावाद वर्ण विषय और अभिव्यक्ति दोनों ही क्षेत्रों में महान कृतित्व का काल रहा है। इसने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। अतः यह कहना उचित होगा कि छायावादी कवियों ने कविता के नवीन रूपों को पहचाना और उसे नवीन युगबोध से समन्वित कर एक सौंदर्यमूलक दृष्टि प्रदान की। उनकी यह सौंदर्यमूलक दृष्टि, अभिव्यंजना शैली और करुणा का भाव नवीन मानव मूल्यों की स्थापना की हेतु बनी। समय बहुत हो गया है, आज इतना ही। आशा है मेरी बात आप तक कुछ संप्रेषित हुई होगी। आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और विद्यार्थियों को विशेष रूप से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप आगे बढ़ें, और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप जिस भूमि पर प्रस्थित हैं उसने इतिहास रचा है। उसने बड़े बड़े रचनाकारों और साहित्यकारों को जन्म दिया है। वह कोई सामान्य भूमि नहीं है। आप यशस्वी हों, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।